नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं एमएस टीवी। शो है रूबरू। और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज ये इस इंटरव्यू की जो ये फ़्लाइट है उसकी उड़ान बहुत ज़्यादा ऊंची होने वाली है। वो ऊंची होने वाली है उन बादलों के पार जो शायद किसी की हसरतों के बादल होते हैं, क्योंकि उनके पार जब आप निकलते हैं तो फिर आपके सामने खुला आकाश होता है, जहाँ सामने कोई भी कैसा भी अवरोध नहीं होता, कोई बाधा नहीं होती और आप उन मुक्त गगन में जिस तरह से चाहे उड़ सकते हैं। हर बार आपको किसी भी उड़ान को भरने से पहले अपनी ज़मीन को मजबूत करना होता है, तो ताकि आप अपनी ज़मीन मजबूत कर सकें। और ऐसे ही लोग जिन्होंने अपनी ज़मीन मजबूत करी और उड़ान भी भरी और भर रहे हैं, ऐसे ही लोगों से इस पूरी श्रृंखला में बात करवाने की कोशिश करूंगा। आज है हमारे साथ दिशी भटनागर जी। और मैंने जो स्टार्टिंग में पूरा रेफरेंस दिया क्योंकि उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया फ्रॉम एविएशन, केबिन क्रू और ये सारी जो चीज़ें थी इसमें अलग अलग स्तर पर वो गई और अब फैशन इंडस्ट्री में हैं। पेजेंट भी मेरा ख्याल से उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अब हाल फिलहाल में ताज भी मिला है उन्हें। मुझे बड़ा मज़ा आता है ताज देखकर, क्योंकि मुझे कभी मिला नहीं पहनने के लिए, तो समझते हैं कैसा होता है ताज पहनना। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया, बहुत अच्छी हूँ मैं। क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रही हैं? आजकल मैं अपने शूट्स कर रही हूँ और जो लड़कियां और महिलाएं आना चाहती हैं, अपना हुनर दिखाना चाहती हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जिस मतलब फैशन इंडस्ट्री में, मैं उनको आगे लेकर के आना चाहती हूँ। तो उन्हीं से रिगार्डिंग मैं एक पैजेंट ग्रूमर भी हूँ। ओके। मैं कोरियोग्राफी भी करती हूँ शोज में। तो मैं उन लड़कियों को आगे चांस देती हूँ कि वो आगे बढ़ करके अपना हुनर दिखाएं और वो आगे जा करके और महिलाओं को अपने साथ जोड़ करके उनके टैलेंट्स को आगे दिखाएं इस प्लेटफॉर्म पे। तो बस मेरा आजकल अपना मेरा शूट्स चलते हैं, मेरे शोज चलते हैं, इवेंट्स चलते हैं मेरे। और जहाँ पर मैं एज अ ज्यूरी जाती हूँ, मैं जज करती हूँ कंटेस्टेंट्स को। और उनका जो टैलेंट, जो बेस्ट टैलेंटेड होता है एंड ऑल, टैलेंट तो सब में है, सब में एक ना एक टैलेंट छुपा होता है। तो बस जो सबसे अच्छा टैलेंट जिनका होता है, तो उनको टैलेंट को चूज करके हम उनको आगे प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो आगे बढ़ सकें और ऊंचाइयों पे जाएं। वो फ्लाइट टेक ऑफ हो सके। मैंने एनेक्डोट बड़ा सोच के इस्तेमाल किया था, ये वाला। खैर, दिशा जी, आपने मतलब मैं सीधा एविएशन पे आ गया। हम्म। कहीं पे भी काम करना और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना सब करना चाहते हैं, जी। मगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बाद किसी और के बारे में सोचना कम हो पाता है। हम्म। समय नहीं मिलता, जो भी कारण है। आपके शुरुआती जीवन में व्हेन यू वर लाइक अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, एक्सप्लोरिंग इट एंड मेकिंग योर ओन रियलिटी, what are the things which inspired you or which made you think this way? माय इंस्पायरिंग एंड रोल मॉडल इज सुष्मिता सेन। तो मुझे, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई। जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट करी, नाउ शी इज हैविंग 2 डॉटर्स, Right. 2। ठीक है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी एक कोई मतलब किसी उससे एनजीओ से जुड़ करके और किसी बच्चे को पढ़ा लिखा करके उसको आगे बढ़ा करके उसको आगे ले जा सकूं। उसका तो मेरा बहुत है, तो एक दो हैं मेरे रिलेशन, मतलब रिलेटिव्स हैं, तो मैं उन एनजीओ में जुड़ी हुई हूँ। उनका गाजियाबाद में है, तो उनपे वहाँ 2-3 बच्चों के लिए मैं करती भी हूँ, जाती हूँ और उनकी पढ़ाई का लिखा जितना भी सब कुछ होता है, कपड़े वपड़े या जो भी कुछ है, मैं सब करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करना। लोगों से, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए करना। मैं अपने जन्मदिन पे जाती हूँ, तो जन्मदिन पे मैं यही सेवा करती हूँ। जितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो मतलब अनाथ होते हैं, तो मतलब मुझे उनके लिए करना बहुत अच्छा लगता है, और वो भी दिल से। तो मतलब मैं उनको अपना अपने बच्चे समझ के करती हूँ, एक कि मैं उनकी माँ हूँ और मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। और जो मैं सच्चाई बताऊं तो जो आपने नाम लिया सुष्मिता सेन का, मैं वहाँ स्टक हो गया। अ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं होते हैं आमतौर पे, मेरा काम ये है कुछ बोलना, बट जब जी। उनकी बात होती है तो वो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आपने ये बोला, आने वाले समय में शायद ये एक नज़ीर बन सके ताकि लोग उससे सीखें। अच्छा दिशी जी, एविएशन में ना यूनिफॉर्म होती है एक, है ना? हम्म। और उस यूनिफॉर्म से निकलकर फैशन इंडस्ट्री में आना, कैसा था वो ट्रांजिशन आपके लिए? मेरे लिए ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, क्योंकि दोनों चीज़ों में डिसिप्लिन बहुत होना ज़रूरी है और प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं जब काम पे होती हूँ, तो मैं पूरा फ़ोकस मेरा काम पे रहता है। तो जब अगर मैं एविएशन में थी, तो यूनिफ़ॉर्म भी थी,
कुछ एयरलाइंस में मैंने अपनी शुरुआत, अपनी जो लाइफ की जर्नी, सबसे पहली एयरलाइन गो एयरवेज से करी। तो उसमें जो यूनिफॉर्म थी पहले, इट वाज लाइक कैजुअल थी बहुत, जीन्स एंड टी शर्ट। तो हमको वो फील नहीं आती थी कि मतलब कि हम एक कैबिन क्रू हैं और हम एक उस पे जा रहे हैं, वी आर लाइक मतलब ऑफ कोर्स कोई भी एयरलाइन का अगर क्रू है, दे आर एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ देयर कंपनी। तो हमको वो फील नहीं आती थी। तो फिर हमने लाइक काफी क्रू ने एक मीटिंग बिठाई, और मीटिंग बिठाने के बाद फिर उनको एडवाइस करा कि मतलब एटलीस्ट प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए, देन ओनली आपको फील होगा कि आप एक क्रू हैं, आप एक एयर हॉस्टेस हैं या स्टीवर्ड हैं जो। तो फिर उससे जब मेरा बचपन से शौक था, मुझे या तो मैंने 3 अपने वो देखे थे सपने कि या तो मैं अगर जो भी मैं एविएशन, अगर मुझे सबसे पहले जो भी मिल जाएगा एविएशन, फैशन इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी, होटल की लाइन, थर्ड मेरा ऑप्शन होटल का उसमें था। तो मुझे सबसे पहले मतलब मैंने हार नहीं मानी, जितने भी इंटरव्यूज होते थे तो मैं एविएशन, मेरे को आई गॉट थ्रू। फिर मैं उसमें मैंने फ्लाइंग स्टार्ट करी। फ्लाइंग के बाद फिर मैंने मतलब सोचा एक्सपीरियंस के बाद कि ठीक है, अब मैं फैशन इंडस्ट्री में, मुझे अगर मौका मिल रहा है, मुझे मौका मिला यूएस में, मैं यूएस में रही तो मुझे वहां से मौका मिला। फिर मैं इंडिया आई, तो इंडिया आकर के मुझे यहाँ काफी लोगों से मैं जुड़ी, कनेक्ट हुई, फिर मैं फैशन इंडस्ट्री में आई। तो मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि दोनों जगह मैं ये फ़ील करती हूँ कि दोनों जगह प्रोफ़ेशनलिज़्म होना चाहिए। तो प्रोफ़ेशनलिज़्म मुझे दोनों जगह दिखा। तो मैं जो भी पहन के जाती हूँ, फ़ैशन इंडस्ट्री में भी, और जो मैं एविएशन में थी, तब भी जो मैं पहन के जाती थी, तो मैं चाहे कैजुअल जाऊँ या इंडो वेस्टर्न पहनूँ, कुछ भी, तो मैं अपने अंदर ये सोच के जाती हूँ कि मैंने आज भी एक यूनिफ़ॉर्म पहन के मुझे जाना है और अपना फ़ोकस अपने काम पे करना है। और बस उसी को ही कैरी करते मैंने अपनी ये सोच बना रखी है कि चाहे मैं एविएशन में थी और अब मैं फैशन इंडस्ट्री में हूँ, तो व्हाटएवर आई वियर, दैट इज माय यूनिफॉर्म, एंड आई हैव टू लाइक, मुझे उसकी रिस्पेक्ट देनी है, एंड अपने काम को लेकर भी मुझे अपनी रिस्पेक्ट करनी है। बड़ा एक अलग सी अभी एक थॉट आई, वो इसलिए क्योंकि जैसा आपने बताया पहले भी कि स्टार्टिंग से सेवा वाला भाव, कि किसी का जी। सेवा करना है वो चीज़। फिर उसके बाद अभी आपने जैसे बोला कि वहाँ पे हम लोगों ने मीटिंग की, और फिर तो दिस होल आइडिया ऑफ योर्स ऋषि, जिसमें कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहती हैं, और साथ ही साथ जितने भी आसपास के लोग हैं सबको साथ लेकर चलना चाहती हैं। बिल्कुल। आमतौर पर लोग कहते हैं कि महिला जो है वो महिलाओं की बड़ी दुश्मन होती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल सही है ये भी। और इस फैशन इंडस्ट्री के लिए ये बात एक टैग की तरह है कि किसी फटे कपड़े के साथ भी लगा दें तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हुँ। ये टैग वैसा है। तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और या फिर आप इसे डील कैसे करते हो जब आपको ये पता है कि शायद हो सकता है कि बैक स्टैब हो या कुछ इस तरीके से हो? मैं उन सब चीज़ों को डील बहुत ही कूल और कामली करती हूँ, क्योंकि मैं मेरे अंदर मुझे सबसे पहले जो मेरी जॉब थी एविएशन, मुझे उसने मुझे बहुत पेशेंस लेवल मेरा बहुत वो सिखाया है कि कैसे पेशेंस, आपको पेशेंटली रहना है और कितना काम रहना है। चाहे आप कुछ भी, कितना भी आपके अंदर गुस्सा है या कितनी भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है फैमिली में, उसको साइड में रख कर के आपको अपने उसमें कुछ भी चीज़ें, कोई भी कुछ कह रहा है, क्योंकि आई एग्री जो आपने कहा कि फैशन इंडस्ट्री में लोग बहुत कोशिश करते हैं कि महिला एक दूसरे को मतलब कोशिश करती है कि अच्छा नहीं, वो अगर तरक्की करी तो उसको कैसे हम वो दिखाएं, डिग्रेड कैसे करें, डाउन कैसे वो करें। तो इसमें मैं, मेरा जो मानना है, मैं बहुत ही पेशेंस और कामली बात करती हूँ लोगों से। तो मुझे ये लगता है, फील होता है कि मैं अगर सामने वाले से, सामने वाला कैसा भी है, मैं अगर उसके साथ व्यवहार बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, विनम्रता से बात कर रही हूँ, तो वो डेफिनिटली मेरे से भी वैसे ही बात करेगा। तो मैं इतना मतलब स्ट्रेस लेकर के वो नहीं करती कि मुझे बात सामने वाला अच्छा मुझे कितना कितना कब तक गिराएगा, वो आपको कब तक आपके लिए कुछ गलत सोचेगा। कभी ना कभी उसे एहसास होगा कि नहीं, सामने वाला मेरे साथ तो हर समय वो इतने अच्छे से बात कर रहा है और इतने प्यार से, विनम्रता से बात कर रहा है, तो कभी ना कभी उसको रियलाइज होगा। और अगर मान लीजिए रियलाइज़ नहीं भी होता है तो कम से कम हमें तो ये संतुष्टि है कि हमने जो हमारा म्यार था जी। वो मेंटेन हाँ, करके हाँ, रखा, बिल्कुल। उससे नीचे हम नहीं आए। एक बड़ा अच्छा शेर है, अहमद फराज साहब की एक गज़ल है कि सुना है लोग उसको आंख भर के देखते हैं, तो कुछ रोज़ उसके शहर में ठहर के देखते हैं। और जो आपने बोलने वाली बात कही उससे शेर याद आया था, वो ये था कि सुना है कि जब बोले तो लबों से फूल झड़ते हैं, सुना है जब बोले तो लबों से फूल झड़ते हैं,
अगर ऐसा है तो बात करके देखते हैं। वाह! बड़े शहर का शेर अहमद फराज साहब का। दीक्षित जी, मैं थोड़ा सा फैशन इंडस्ट्री के बारे में आपसे और जानना चाहता हूँ कि फैशन इंडस्ट्री बहुत ही कंसाइज लोगों के दिमाग में ना इसका बहुत ही छोटा और संकीर्ण मानसिकता, मतलब एक मानसिकता भी नहीं, विचार है, कैसे कि आप मॉडल हो सकते हैं हुँ, हुँ। और या फिर पेजेंट में जाते हैं तो रैंप वॉक करेंगे और फिर ताज मिल जाएगा या फिर नहीं हुँ, हुँ, मिलेगा। हुँ। उसके अलावा जस्ट बिकॉज यू आर keeping in mind that you have to get people from all across the world, especially the females, तो उस लिहाज से और इतने इसमें कौन से इतने वर्टिकल्स हैं जिसमें आके कोई भी एक्सप्लोर कर सकता है, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है इन फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री जैसे आपने कहा कि मतलब बहुत से लोगों के दिमाग में इसके जो थॉट्स हैं, मतलब मैं कहूँगी 75% जो लोग सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि मतलब नहीं, फैशन इंडस्ट्री इज नॉट अ गुड इंडस्ट्री। ओके। मेरा मानना है कि देखिए, कोई भी काम है, कोई भी काम खराब नहीं होता है। आप बाहर चले जाएँ, बाहर भी अगर कोई इंसान जाएगा, झाड़ू भी लगाएगा ना, वो काम भी उसको बहुत खुशी-खुशी करेगा। इनफैक्ट ये तो सबसे अच्छा काम है। तो मतलब ये हमें सोचना ही नहीं है, इसी सोच को मैं बदलना चाहती हूँ कि जो ये सोचते हैं लोग कि फैशन इंडस्ट्री बहुत खराब है, खराब कुछ भी नहीं है। फैशन इंडस्ट्री में आप कुछ भी खुद अपना आप कुछ भी अगर फैशन में आप कुछ भी पहन के निकले, आपने अगर ऊपर आपने नाइट ड्रेस में भी कुछ भी पहन लिया, आपने उसके साथ कुछ प्रॉप ले लिया, कुछ भी आपने पहन कर साथ में, तो वो आपका फैशन बन गया, कुछ भी कह रहे। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से फैशन को लेकर के चलें। और बहुत से आजकल मॉडल्स हैं, बहुत से जो यंग जनरेशन है, और मैं देखती भी हूँ कि मतलब कि वो कितना खुद ही एक्सप्लोर करते हैं फैशन को और खुद ही अपना आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे काफ़ी सारे आजकल इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, एनआईएफटी खुल गया है एंड ऑल। वो लोग छोटे-छोटे बच्चे उसमें अपना डिज़ाइन एंड ऑल अपने नए टैलेंट को दिखाते हैं। कोई डिज़ाइनर बनना चाहता है, कोई स्टेज का वो तैयार करते हैं प्लेटफ़ॉर्म एंड ऑल। तो उस चीज़ को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फैशन इंडस्ट्री ये नहीं है कि मतलब कि खराब है, यानी मेरे हिसाब से कोई भी काम गलत नहीं है। मेरे हिसाब से जो भी काम है, चाहे वो झाड़ू से लेकर के, चाहे आपका कुछ कुछ भी, चाहे मॉडल बनना है या आप चाहे किसी भी कंपनी के डायरेक्टर हैं, कुछ भी, कोई काम मेरे हिसाब से केवन गलत क्रू, वो भी कैबिन, हाँ बिल्कुल। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे सामने स्टेज पे ताज रखा हुआ है। जी। इस ताज की कहानी कहाँ, कैसे? जी, इस ताज की कहानी मेरी ऐसे शुरू हुई कि लक्ज़री डॉट पीआर कंपनी जो है, जिसकी फाउंडर है ऋचा मेहता, तो उनके साथ मैं 2 साल पहले जुड़ी थी। मैं यूएस में रहती थी, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे कनेक्ट किया इंस्टाग्राम के थ्रू एंड फिर उन्होंने मेरे को मेरे उन्होंने लाइक दे सॉ माय प्रोफाइल आल्सो। तो आई हैव डन फ्यू एल्बम सॉन्ग्स। तो उन्होंने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी कि तुम मेरे साथ एक बार मेट गाला शूट करके देखो। तो मैं जब व्हेन आई केम टू इंडिया एंड उनका नवंबर में 2022 में एक मेट गाला शूट था, यहीं नोएडा में होना था, ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने। तो मैं उस वहाँ पर आई, मैंने शूट किया मेट गाला, देन फिर उसके बाद उनका इवेंट था 23 में जनवरी में, वो मैंने अटेंड किया एंड फिर उसके बाद फिर मतलब उनके साथ मैं जुड़ी, तो जुड़ के मुझे उनके साथ काम बहुत अच्छा लगा। वो जिस तरह की महिलाएँ हैं, वो इतना सबके लिए अच्छा सोचती हैं। मतलब मुझे लगता है कि मेरी तरह उनकी सोच है कि वो भी आगे लोगों को मौका देना चाहती हैं कि तुम आगे बढ़ो और मैं तुम्हारे को साथ दूँगी। तुम अपना कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ पीछे हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। तो ये चीज़ मुझे उनके अंदर बहुत अच्छी लगी और मुझे उनके साथ जुड़ कर के बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने मेरे आगे मतलब अपॉर्च्युनिटी रखी कि आप लक्ष्मी डॉट पीआर की ब्रांड फेस आप हम चाहेंगे कि आप बने। तो पिछले साल ही हाल में अक्टूबर में मेरे को उन्होंने ब्रांड फेस बनाया था और ब्रांड फेस के बाद फिर 27 जनवरी को इवेंट था उनका, ग्रैंड इवेंट था अवार्ड्स नाइट। तो उसमें लाइक मैंने कोरियोग्राफी भी करी शो की, मॉडल्स की एंड ऑल एंड फिर उसके बाद वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा करके। और जो इवेंट था उसमें लाइक सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि हम लोगों को वो ऐसा फील कराती हैं ऋचा जी कि मतलब वी आर ऑन अ क्लाउड 9, कि हम अपने आप को ही एक प्रिंसेस रानी की तरह फील करने लगते हैं। तो उनके कोई भी इवेंट हो, चाहे कोई भी उनका शूट है, वो मतलब इतना बेहतरीन होता है कि मतलब आपको उनके लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं, मतलब जितना कुछ उनकी तारीफ़ करूँ ना, मेरे लिए बहुत कम है।
तो ये ताज ताज मुझे क्षमा चाहती हूँ। ये ताज मुझे अभी 22 अगस्त को ये क्राउनिंग सेरेमनी मारवा स्टूडियो में ऑर्गेनाइज हुआ था, ऋचा जी के एंड संदीप मारवा सर के थ्रू। तो वहां पर उन्होंने ये क्राउनिंग सेरेमनी करी थी एंड सब लोग बहुत खुश थे। मेरे अंदर मतलब थोड़ी सी मैं नर्वस भी थी कि क्या होगा, और एक्साइटमेंट भी थी कि अच्छा क्या क्या चीजें होंगी एंड ऑल, क्या क्या सरप्राइजेस होंगे, क्या उन्होंने रखा होगा, क्या चीजें। तो जब क्राउन देखा तो क्राउन देख करके ऑफ कोर्स किस लड़की को खुशी नहीं होगी। मतलब सब लोग चाहते हैं कि हाँ कि हमारे सर पे एक क्राउन हो। वैसे तो मेरा मानना ये है कि जरूरी नहीं है कि ये एक क्राउन आपके सर पे ऑलरेडी अपना एक क्राउन होता है, आपको ऐसा फील करना चाहिए ऐसा। तो जब ये क्राउन मुझे पहनाया तो मुझे मतलब मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि मैं अपना पूरा जर्नी जो ऋचा जी के साथ मैंने करी 2022 से 2023-24, और आगे भी अब मैं उनके साथ एज अ ब्रांड एम्बेसडर, अब मैं 2024-25 तक उनकी, अक्टूबर से मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही मिक्स फीलिंग्स थी उस दिन 22 अगस्त को क्राउनिंग सेरेमनी पे। बहुत अच्छा भी लगा मुझे, मारवा सर के साथ भी बहुत मिलके अच्छा लगा एंड लोगों के साथ जुड़ी मैं यहाँ पर, नए लोगों से जुड़ना मुझे बहुत पसंद है, लोगों से बातें करना, उनकी सोच समझना, तो वो सब चीजें मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। तो फिर मीडिया में लाइक मीडिया बाइट भी हुई, उसमें भी बहुत अच्छा लगा। मतलब आई वाज फीलिंग लाइक अ फिल्म एक्ट्रेस ऑन दैट डे। बहुत अच्छा। मतलब फाइनली जो आपने कहा स्टार्टिंग से ना कि पेजेंट्स थे और हॉस्पिटैलिटी फैशन, तो जैसे ने ताज पहनाया गया होगा शायद वो सारी चीज़ें सामने होती हुई दिख रही होंगी, जी इसलिए शायद वो मिक्स्ड इमोशंस आपके जहन में रहे। अच्छा दिशी जी, अ, घर आप संभालती हैं अपना खुद? जी। ओके। कैसे कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री जो है उसमें वही मान के चलते हैं कि यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू बी गुड, और लोगों का कहना ये है, कई बार दलीलें आती हैं कि भैया पूरे समय घर का काम होता है, ये होता है, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं और सारी चीज़ें। तो इज इट एग्जैक्टली सेम लाइक एनीवन एल्स, और या फिर कुछ अलग हैं चीज़ें, आप कैसे सब मैनेज करते हो? अ, इसमें मैं यही कहूँगी कि मैं घर सँभालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी जी जी। मतलब क्यों आजकल के जो महिलाएँ हैं, कॉर्पोरेट वुमेन्स हैं, हाँ, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो जिनके अपने बिज़नेस वुमेन हैं काफ़ी, तो हर कोई बहुत मतलब घर सँभाल लेती हैं। पर मेरा ये है कि मतलब मैं एक फ़ैशन इंडस्ट्री में हूँ, तो कभी कभी भी तुरंत शूट आ जाएगा, कोई काम एकदम से आ गया एंड ऑल। तो मैं अपनी चीज़ें हर चीज़ ऑर्गनाइज़ करके रखती हूँ कि अच्छा मुझे सुबह इतने बजे उठना है, मुझे इतने बजे 1 घंटा मुझे वर्कआउट करना ही करना है। तो वो मेरा टाइम सेट है कि मुझे इससे ज़्यादा इसको टाइम नहीं देना है। इसके बाद मुझे घर जा कर के अपना लाइक मुझे ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, ब्रेकफ़ास्ट बनाने के बाद मुझे खा कर के रेडी होकर के अगर मेरा शूट है, मुझे इतने, तो फिर मैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर रखती हूँ चीज़ें अपनी कि मुझे कितने घंटे में मुझे वहाँ पहुँचना पड़ेगा, कितना टाइम लग रहा है। तो वो मेरे गोल्स अपने पहले मैं सेट करके रख लेती हूँ कि अच्छा मुझे यहाँ जाना है तो 3 बजे मुझे पहुँचना है। तो मैं हर चीज़ ऑर्गनाइज़ पहले ही कर लेती हूँ, या तो एक रात पहले करके रखती हूँ, अगर जैसे सुबह मैं जल्दी उठती हूँ। क्योंकि डे टू डे लाइफ़ में मतलब जो घर सँभालने में ये है कि कुछ महिलाओं को लगता है कि मुश्किल है, ऐसा भी नहीं है, मुश्किल भी है, ये भी मैं मानती हूँ। और ऐसा कोई काम अगर हम ये सोचेंगे अपने दिमाग में कि मुश्किल है तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। तो इसमें एक वो बात है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो अगर हम ये सोच के चलेंगे कि नहीं, नहीं हम ये नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारे दिमाग में यही रहेगा कि हम नहीं काम कर सकते हैं। तो फोकस आपका ये रहना चाहिए कि नहीं ये हम कर सकते हैं, हमको ये करना है, अगर हमें ये करना है तो ही हम आगे बढ़ेंगे। जी। तो मैं अपने चीज़ें पहले से ही सोने से पहले सारी चीज़ें मतलब मैंने अपना रिमाइंडर सेट कर लेती हूँ, अच्छा मुझे इतने बजे ये करना है, मुझे इतने बजे नाश्ता करना है, मेरे जो घर के काम है कुछ भी, तो उसमें मेरे मेरे मम्मी-पापा का भी सहयोग बहुत होता है। तो उनको जो भी आज तक मैं यहाँ हूँ, जो इस प्लेटफ़ॉर्म पे अब तक, तो इसमें सबसे ज़्यादा मैं अपने श्रेय माता-पिता को दूँगी। मेरे सबसे ज़्यादा मेरे फादर ने मुझे इस फ़ैशन इंडस्ट्री और एविएशन के लिए बहुत वो क्या सहयोग नाम दिया। था सबका? अनिल भटनागर, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में थे। अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो वो मुझे बहुत उन्होंने वो करते थे कि नहीं तुम जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, यहाँ जाओ, तुम ये दो, अपना अपना टैलेंट दिखाओ। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए बहुत साहस वो करा कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए आगे। तो इसलिए मैं मतलब इस चीज़ के लिए मैं उनको थैंक्स करूँगी कि अगर मतलब सब हर एक बच्चे के लिए उनके माता-पिता बहुत
ज़रूरी होते हैं रोल मॉडल। तो मेरे लिए मेरे लाइफ में मेरे मेरे पापा जो मेरे डैड हैं, तो उन्होंने मेरे को इस चीज़ के लिए जो मैं आज यहाँ तक हूँ, तो उन्होंने मुझे पहुँचाया और बाकी मेरी मेहनत है। पर मैं तो इसलिए जो घर के मेरे सारे काम हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे घर में नौकर-चाकरनी है, लेकिन खुद से भी काम करना चाहिए। अगर मैं ये सोच के बैठूँगी कि नहीं मेरे घर में सर्वेंट है, वो कर देगी, तो फिर मैं तो मतलब मैम आई विल फील लेज़ी कि नहीं यार मुझे ये चीज़ नहीं करना। तो मैं अपने गोल्स पहले से सेट करके रखती हूँ कि मुझे आई हैव टू गेट अप लाइक अराउंड 6 o'clock, 7 to 8:30 मुझे वर्कआउट करने जाना है, 9 to बिटवीन 9:30 मुझे ब्रेकफास्ट करना ही करना है, तो वो मुझे रेडी करना है। अगर कोई नहीं है तो मैं डिपेंड नहीं रहती हूँ। भगवान ने अपना हाथ दिए हैं तो मैं खुद बना करके एंड देन फिर जो भी मेरा दिनचर्या शुरू होती है वो पहले से प्लान आउट करके चलती हूँ। तो मुझे लगता है कि घर चलाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसके साथ सपने भी देखे जा सकते हैं, उनको पूरा जी, किया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे कई बार इस बारे में बात हो गई है, मगर फिर भी आई ओपन द फ्लोर फॉर यू टू लाइक, अगर आप कुछ भी उस किसी इंसान से कहना चाहती हैं जो कहीं दूर दराज में बैठ के कोई सपना देख रहा है, जो शायद कोई एक ऐसा ताज चाहता है, जो शायद चाहता है कि किसी रैंप पर चले और शो स्टॉपर बने, तो वो अपने सपनों की वो उड़ान कैसे भरेगा? अगर आप कुछ बता सकती हो ताकि उनकी जर्नी मैं आसान हो। उनको यही बताऊँगी, मैं उनको एक जागरूक ही कर सकती हूँ, जितना मैं उनको बातों से समझाऊँगी या मेरे सामने अगर कोई इंसान सामने है। क्योंकि आप कन्विंस कॉल पे दूर का एक मैसेज या तो आप लिख के दे सकते हैं या आप कॉल पे बात कर सकते हैं दूर इंसान को। कोई मेरे सामने मेरे अंदर क्या है कि मैं अगर कोई सामने में है, मैं उसको बहुत अच्छे से कन्विंस करके बता सकती हूँ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो आपको वो हुनर आपका अपना बाहर कैसे लाना है। आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो। मैंने बहुत सी फैमिलीज़ में मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, जिनके पेरेंट्स बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे इस एविएशन में आना और फैशन इंडस्ट्री में आना। जी। बहुत से लोगों को मैंने लाइक एविएशन में फ्लाइंग जॉब में उनको वो कराया, जिनके पेरेंट्स आज मुझे खुद थैंक्स करते हैं कि नहीं, मतलब जो मेरी बेटी चाहती थी कि वो बहुत खुश है अब ये काम करके और हमको उसकी तरक्की देख कर के हमें बहुत खुशी मिलती है। बहुत तो अच्छा। उस चीज़ के लिए वो मुझे थैंक्स करते हैं, बट मैं ये चाहती हूँ कि मतलब कि ऐसे ही जितने भी लोग हैं उनको मैं यही मैसेज दूँगी कि अगर हमने कुछ ठाना है मन में, तो वो हमको आगे चाहे उसमें कितने भी चैलेंजेस आएँ, हमको हार नहीं माननी चाहिए। हमको अपना टैलेंट, हुनर जो हमारे अंदर है और आप दिखाना चाहते हो, उसके लिए आपको पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी और पॉजिटिव के साथ-साथ आपको हार्ड वर्क तो है ही और हारना कभी नहीं है। चीज़ें कुछ भी आएँ, कितनी मुश्किलें भी आएँ, आपको उस चीज़ का डट के सामना करना चाहिए। बस यही मैं मैसेज दूँगी। तो इसी के साथ आज का ये इंटरव्यू मेरे ख्याल से लैंडिंग के लिए क्लियरेंस मिल गया है, तो इस फ्लाइट को लैंड करते हैं। हाँ, मैं उस एनीडोट में ही हूँ मैं। एक बार मैंने शुरुआत में बोला था मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। इट्स अ और प्लेज़र। लैंडिंग बहुत स्मूथ होएगी, हाँ? आई बिलीव आई एम नॉट द पायलट, यू आर द पायलट। आई एम प्लेइंग द केबिन क्रू। नहीं, बिल्कुल लैंडिंग बहुत स्मूथ होगी। कारण उसके पीछे ये है जनरली है जो मैंने आपसे 2-3 सवाल भी पूछे थे हुँ, हुँ। कि हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बन जाते हैं, कुछ होता है, सब ठीक है, अपनी जगह है। मगर किसी और के लिए कुछ करना चाहते हैं, दूसरे को देख के खुश होते हैं, जी, उसके जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। ये सोच होना, ये बहुत कम। बहुत कम होता है, बिल्कुल। हुँ, और इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि कई बार अपनी चाहत, अपनी इच्छाएँ भी आड़े आने लगती हैं। कई बार खुद को पीछे रख के किसी को सपोर्ट करना होता है। कई बार खुद जो ग्रीन रूम है उसमें रहना होता है ताकि स्पॉटलाइट किसी और पर हो। बिल्कुल। तो वो समझना, एंड स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ अ पार्ट ऑफ फैशन इंडस्ट्री, जहाँ पर ये दूसरों को पकड़ के खींचने की प्रथा पुरानी है। लोग बात भी हुँ, करते हैं हुँ। इसके बारे में उस इंडस्ट्री में रहकर। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू दिशी जी। मज़ा आया बात करके। बहुत-बहुत आपकी आवाज़ धन्यवाद। बहुत खूबसूरत है, मैं बताना चाहूँगा थैंक आपको। यू सो आप मच। इस्तेमाल कर सकती हैं इस आवाज़ का और भी तरीके से। आप अगर अपना कुछ चीज़ स्टार्ट करती हैं तो इट विल गोना जी, ऐड लाइक अ वैल्यू टू दैट। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो देखिए, ये जो प्लेन था अभी जितने हज़ार फीट पे उड़ता है उतने पे उड़ रहा था। फाइनली लैंडिंग का समय है। बहुत ज़रूरी ये है कि लैंडिंग के वक्त आप कहाँ लैंड हो रहे हैं वो आप समझते हो। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को करने के बारे में कुछ सोचते हैं,
तब कुछ ख़याली पुलाव भी होते हैं, कुछ हमारे अभी तक के सोची हुई चीज़ें जैसे हम सोच रहे हैं वो रहता है, मगर वास्तविकता उससे अलग होती है। फिर हम वास्तविकता से जब 2-4 होते हैं, उसके बाद कई बार सपनों में कुछ परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के बाद जब हम उस असल ज़मीन पे उतरते हैं, तो वो सच्चाई बनती है। तो उस सच्चाई को अगर आप सही लोगों से मिलेंगे तो जल्दी समझ जाएँगे, अन्यथा फिर थोड़ा वक़्त लगता है मगर कोई दिक्कत नहीं है, प्यार का पहला खत लिखने में वक़्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक़्त तो लगता है। तो अब दोबारा फिर थोड़ा-सा वक़्त लेकर मिलूँगा फिर किसी और शख़्सियत के साथ, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, आस-पास के जो लोग हैं उनसे प्यार कीजिए और सफ़ाई रखिए आस-पास और अपनी ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है, तो देखते रहिए एमएस टीवी।